Hello everyone. I Samish Wale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Welcome you all in the course that is Thermal Engineering for third sem Diploma in Mechanical Engineering. In this course, we already started with our first chapter that is Fundamentals of Thermodynamics, and today we will discuss our next topic that is reversible and irreversible process. So, before starting with today's topic, let us revise what we have discussed in earlier lecture. In the earlier lecture, we have studied the limitation of first law of thermodynamics, and to overcome that, we have studied the second law of thermodynamics. In second law of thermodynamics, we have studied two statements, that is Clausius statement and Kelvin Planck statement. After that, we have studied the machine which violates the first law of thermodynamics, that is perpetual motion machine of first kind, and after that we have studied the machine which violates the Kelvin Planck statement, that is perpetual motion machine of second kind. So let's start with our today's topic, that is equivalence of Kelvin Planck and Clausius statement. अपने को क्या करना है कि जो अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के दो स्टेटमेंट देखे थे, एक स्टेटमेंट किसका था, केल्विन प्लैंक का, जो कि इंजन के बारे में बात करता था, और एक स्टेटमेंट था क्लॉसियस का जो कि अपना रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के बारे में बात करता था। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि जो केल्विन प्लैंक ने और जो क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी है वो दो अलग अलग स्टेटमेंट ना है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो इसको प्रूफ करने के दो तरीके, एक तरीका ऐसा है कि ये जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है इसको अपन ये प्रूफ करेंगे, पहले अपन कंसिडर करेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर में क्या आता है, और सेकंड वाले केस में अपन केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट को गलत कंसिडर करेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो चलो अपन देखते हैं। तो सबसे पहली केस है वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट मतलब जो केल्विन प्लैंक ने बोला है उसको अपन गलत कंसिडर करके अपन सॉल्व करते हैं, देखते क्या होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या लिए, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर लिए और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर लिए। इन दोनों के बीच में अपना क्या काम करेगा, इंजन काम करेगा, जो कि अपन केल्विन प्लैंक कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसके बीच में क्या काम करेगा, एक हीट इंजन काम करेगा। हीट इंजन क्या करेगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेगा, कितनी Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और वो हीट को कन्वर्ट करेगा काय में, W में, वर्क में। केल्विन प्लैंक बोलता है कि जितनी हीट ले रहा है वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, किसको, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। पर अपन ने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है, तो अपन ने ये कंसिडर किया है कि वो कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो निकालेगा अपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से वो पूरी की पूरी हीट काय में कन्वर्ट करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है। तो ये हो गया अपना केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉयलेशन। अभी अपन क्लॉसियस स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि अपना क्या रहेगा, एक्चुअल रहेगा। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या, सेम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे काम करेगा, और उसके बीच में एक डिवाइस रहेगा जिसको बोलते हैं अपन हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। ये हीट पंप या रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से अपनी हीट को निकालेगा, कितनी हीट को निकाल रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट को निकाल रहा है, और वो हीट देगा अपने को किसको, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को। और सपोज कर रहे हैं अपन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट दे रहा है कितना, Q2 प्लस Q1, और इसको देने के लिए अपने को क्या करना पड़ता, वर्क देना पड़ता बाहर से। तो जो कि अपन जो हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वही अपन वर्क क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपन हीट पंप को दे रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हीट पंप का, एक तो ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो निकाल रहे हैं अपन लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, और ये जो वर्क आउटपुट है Q1 ये पूरा का पूरा जा रहा है कहीं पे, अपने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे। तो अपन ने क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बना दिए, जो रियल वाला है वो बनाए कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट निकाल रहा है, वर्क को कंज्यूम कर रहा है, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट दे रहा है। जबकि अपन ने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कंसिडर किया, गलत, कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट निकाल रहा है और वो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट कर रहा है काय में, अपना पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट कर रहा है काय में, अपना वर्क में। तो अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो दोनों सिस्टम है, हीट इंजन और हीट पंप, ये दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, एक कंबाइन सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक कंबाइन सिस्टम कर दिया, और उसको बोल दिया मैंने इक्विवेलेंट हीट पंप। क्या बोल दिया, ये वाले सिस्टम को अपन मैंने इक्विवेलेंट हीट पंप। तो इसको मैं फिर से बनाता हूँ, तो क्या होगा अपना एक
हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रहेगा, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर रहेगा, और ये पूरे सिस्टम को मैंने क्या कंसिडर कर दिया, एक ही सिस्टम कंसिडर कर दिया, हीट इंजन और हीट पंप को, जिसको बोल दिया मैंने इक्विवेलेंट हीट पंप। तो यहाँ पे मैंने बना दिया इक्विवेलेंट हीट पंप। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्विवेलेंट हीट पंप है इसमें देखता हूँ कि वर्क और हीट इंटरेक्शन कैसे हुआ है। यहाँ पे मैं ये सिस्टम में देख रहा हूँ, ये रेड बाउंड्री हो गई, इसके अंदर में मेरा पूरा सिस्टम है। तो इसके बाहर से कोई वर्क मैं सप्लाई कर रहा हूँ क्या, इसके बाहर से कोई वर्क सप्लाई कर रहा हूँ, नहीं सप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हीट इक्विवेलेंट वर्क पर मैं अपना वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैं कुछ भी वर्क बाहर से सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोअर टेम्परेचर जो रिजर्वायर है उससे कितनी अमाउंट ऑफ हीट जा रही है या आ रही है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है ये तो है ही नहीं यहाँ पर, ये Q2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दिख रहा है मेरे को कि लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से जो हीट है वो कितनी जा रही है, अपनी Q2 अमाउंट ऑफ हीट। तो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट कितनी जा रही है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट कितनी जा रही है और हीट कितनी आ रही है, तो इसको मैं दिया हूँ क्यू नेट। तो क्यू नेट इसमें मेरे को ये दिख रहा है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, आ रही है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, आ रही है। आ रही है, सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, मतलब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये लिखा मैंने Q1 अमाउंट ऑफ हीट पॉजिटिव। और देख रहा हूँ कि ये हीट पंप जो अपना सिस्टम है यहाँ से Q2 प्लस Q1 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है सिस्टम से, सराउंडिंग में हीट जा रही है, तो क्या रहती है, माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस Q2 और ये भी हो जाएगा माइनस Q1। तो ये जब प्लस Q1 और माइनस Q1 कैंसिल होगा तो नेट हीट कितनी जा रही है अपनी, माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है क्या से, ये इक्विवेलेंट हीट पंप से। पर इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे क्या जा रही है, अपनी हीट जा रही है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट जा रही है विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क, बिना किसी वर्क के। कि ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, किसका, क्लॉसियस का। तो क्लॉसियस ने क्या बोला था कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट तो जाना चाहिए, जाएंगी, पर कब, जब अपन उसको वर्क सप्लाई करेंगे। पर अपन इसमें देख रहे हैं इक्विवेलेंट हीट पंप में अपन कोई भी वर्क नहीं सप्लाई कर रहे, तब भी हीट क्या हो रही है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में जा रही है। तो ये क्या हो गया, वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। मतलब अगर अपन ने केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को गलत कंसिडर किए तो अपना क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी क्या प्रूफ हो गया है, गलत प्रूफ हो गया है। क्लियर है, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस। अभी इस वाले केस में अपन क्या कंसिडर करेंगे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट गलत है, और देखते हैं कि केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या है, अपन देख रहे हैं वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट को इस वाले कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, गलत बना रहे हैं। तो सेम एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रहेगा, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर रहेगा, इसके बीच में अभी पहले अपन क्लॉसियस का बना रहे हैं, तो क्या रहेगा, हीट पंप जो क्या करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट निकालेगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को देगा, और विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। यहाँ पे अपन ने वर्क को क्या कर दिए, 0 कंसिडर किया। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट को। अपन ये बोल रहे हैं कि क्लॉसियस ने जो बोला था कि बिना किसी वर्क दिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट नहीं जा सकती, तो अपन ने उसका ये कर दिया कि भले कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट जाएंगी बिना किसी वर्क को कंज्यूम करे। ये तो हो गया अपना वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। अभी अपन केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को जो है वो बनाते हैं। तो केल्विन प्लैंक का क्या है स्टेटमेंट, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इसके बीच में अपना क्या होगा, एक इंजन काम करेगा जिसको अपन हीट इंजन बोलते हैं, जो क्या करेगा, ए हीट निकालेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, उसमें से कुछ हीट कन्वर्ट कर रहा है काय में, वो वर्क में, और कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है किसको, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो वर्क कितना प्रोड्यूस होगा, जितनी हीट निकालेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है, माइनस उसमें से Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 इज नथिंग बट वो क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों सिस्टम को कंबाइन कर रहा हूँ, हीट पंप और इसको क्या कर दे रहा हूँ मैं, कंबाइन कर रहा हूँ, और इसको बना दिया मैंने इक्विवेलेंट हीट इंजन, इसको बना दिया मैंने इक्विवेलेंट हीट इंजन। अभी इसको मैंने इक्विवेलेंट हीट इंजन बनाया, तो इसको मैं फिर से बनाता हूँ। तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और ये पूरे सिस्टम क्या हो गया अपना इक्विवेलेंट हीट इंजन। तो यहाँ पे बना मेरा इक्विवेलेंट हीट इंजन। अभी सेम इसमें मैं फिर से देखता हूँ वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये सिस्टम में ये वर्क तो है नहीं, ये 0 हो गया। यहाँ पे वर्क कितना आ रहा है, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, तो ये हो गया
मेरा वर्क इंटरेक्शन कितना आएगा, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अभी मैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर में देख रहा हूँ हीट कितनी इंटरेक्ट कर रही है। ये देख रहा हूँ कि मैं Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है इसमें से, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट ही आ रही है, मतलब जितनी जा रही है उतनी आ रही है। तो यहाँ पे हीट इंटरेक्शन कुछ है क्या Q2 का, वो हो गया मेरा ज़ीरो हो गया। Q2 का वर्क इंटरेक्शन कितना हो गया मेरा, ज़ीरो हो गया। क्लियर है। अभी मैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में देख रहा हूँ वर्क इंटरेक्शन कितना है। इसमें से देख रहा हूँ मैं Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, जा रही है, जा रही है, सिस्टम से हीट जा रही है, तो वो क्या आएगा माइनस Q2। और Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, सिस्टम को आ रही है, तो ये क्या हो गया Q2। इसमें मैं जब देख रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ये जो इक्विवेलेंट हीट इंजन है क्या है, यह हीट निकाल रहा है कितना, Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है, और उतने के उतनी वो पूरी हीट काय में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में। W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 पूरे के पूरे काय में कन्वर्ट कर रहा है वो वर्क में। और कुछ भी हीट क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है अपना किसको, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो इससे अपने को यह पता चल रहा है कि ये क्या है, एक ही सिंगल रिजर्वायर में काम कर रहा है। ये तो रिजर्वायर है नहीं, हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब पूरी की पूरी जितनी हीट निकाल रहा है वो पूरी की पूरी हीट काय में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में। तो ये तो अपना क्या हो गया, वॉयलेट हो गया कौन सा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या करता है कि जितनी हीट निकाल रहा है उसमें से कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट करता है, और कुछ हीट अपना क्या करता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट करता है। पर इस वाले केस में लो टेम्परेचर रिजर्वायर को वो रिजेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया अपना वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो अपन ने देखे कि अगर अपन ने क्लॉसियस स्टेटमेंट के स्टेटमेंट को वॉयलेट किए, तो अपना केल्विन प्लैंक का भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। तो इस तरीके से अपन इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं, किसका, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो इससे अपने को ये पता चल रहा है कि जबकि दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, किसके लिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, पर दोनों भी एक ही बात कर रहे हैं क्या, कि एक बोलता था कि इंजन पूरा 100% वर्क नहीं कन्वर्ट कर रहा, और एक बोलता था कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में अपनी क्या होती, हीट नहीं जा सकती है विदाउट वर्क ट्रांसफर। तो अगर इस दुनिया में किसी दिन अगर ऐसा इंजन बन गया क्या कि जितनी हीट उसको अपन दे रहे एक ही सिंगल रिजर्वायर से वो हीट निकाल रहा है, वो पूरी की पूरी हीट काय में कन्वर्ट कर दिया, उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो उस दिन ऐसा एक फ्रिज भी बनेगा क्या कि बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए वो उसके अंदर का टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट निकालेगा और हाई टेम्परेचर को हीट देगा। ये ऐसा एक दिन बनेगा जब कि जब अपना वर्क क्या होगा, जितना केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जिस दिन सही हो गया उस दिन अपना क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक के। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, अ प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल। अपन रिवर्सिबल कोई प्रोसेस का कब बोलेंगे, इफ व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन फ्लो फॉलो द सेम पाथ एज फॉरवर्ड। जब भी कोई रिवर्स डायरेक्शन में आएगा वो सेम पाथ फॉलो करेगा, कौन सा, कि जो उसने सामने जाने के लिए फॉलो किया था, विदाउट एनी इफेक्ट टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और उसके कारण से सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बलून। बलून पहले क्या होता है, फुगा, क्या पहले वो नॉर्मल केस में रहेगा, उसके अंदर में एयर नहीं है, तो क्या होगा, अपना नॉर्मल साइज में रहेगा। जब अपन उसको फुला रहे हैं मतलब क्या, वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब उसका अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो उसके कारण से वो क्या हो गया, बलून अभी फील हो गया, तो उसका शेप चेंज हो गया। क्लियर है। फिर अभी अगर अपन ने वो बलून को छोड़ दिए तो क्या होगा, उसमें अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाएंगी, एयर बाहर निकल जाएंगी, तो बलून फिर से क्या हो जाएगा, अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब जितना उसका पहले का प्रेशर और जो वॉल्यूम था वो उस वाले पोजीशन में आ जाएगा। और जब वो उस वाले पोजीशन में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो जो पाथ से गया था वही पाथ फॉलो करके क्या हो रहा है, वो वापस आ रहा है। तो इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे अपन कौन सी, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको देखने के लिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक मैंने ये जो ब्लू कलर का ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर में कुछ तो भी गैस है, ये कंटेनर के अंदर में क्या है, कुछ तो भी गैस है, और ये गैस, ये कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन इसके ऊपर में मूव करता है, और ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है ये आपको क्या है, वेट लगे हुए, ये क्या लगा हुआ है, अपना वेट लगा हुआ है। क्लियर है।
तो अपना क्या हो रहा है कि जब ये गैस इसके अंदर में फील है तो ये गैस का कुछ तो भी प्रेशर होगा इसके अंदर में और कुछ तो भी वॉल्यूम होगा इसके अंदर में, जिसको लिया है मैंने P1 V1, जिसको मैंने ये पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले गैस को मैं अभी ये जो वेट है, ये जो वेट को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। यहाँ से मैं वेट को हटाऊंगा तो क्या होगा, अब सभी को पता है कि ये जो गैसेज है ये जो अपना वॉल जिसमें भी रखते हैं उसके ऊपर में क्या करते हैं, वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये, यहाँ पर ये गैसेस क्या होगा, ये पिस्टन के ऊपर में प्रेशर एग्जर्ट करेगा और ऊपर से ये वेट के कारण से क्या आ रहा है, इसके ऊपर में ऊपर से फोर्स लग रहा है। तो जब ये वाला प्रेशर, नीचे का गैस का प्रेशर और ऊपर का फोर्स दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो अपना पिस्टन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इस वाले पोजीशन पे रुक गया। अभी मैंने क्या करा कि यहाँ का वेट निकाल दिया। अभी वेट निकाल दिया तो क्या हो गया, ऊपर का जो फोर्स है वो कम हो गया, ये वाला प्रेशर क्या हो गया, उतने का उतना ही है। तो क्या होगा, ये पिस्टन अपना मूव होगा कहाँ पर, ऊपर वाले साइड में। सपोज ये वाले पोजीशन पे अपना पिस्टन आ गया। तो ये कब तक के आएगा, जब तक के यहाँ का ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स और नीचे का गैस का प्रेशर सेम नहीं आता, तब तक कि ये पिस्टन क्या होगा, अपना मूव करेगा ऊपर में। और जब ऊपर का फोर्स और ये गैस का प्रेशर सेम हो जाएगा तो वो पिस्टन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी एक वेट निकालने के कारण से हो गया, अभी दूसरा वेट निकालूंगा तो क्या होगा, वो फिर से ऊपर जाएगा, तीसरा निकालूंगा तो फिर से ऊपर जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या होगा, जब तक कि मैं पूरे एक एक वेट निकालूंगा तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, अपना ऊपर ऊपर जाएगा। और वो P1 कंडीशन, ये 1 वाली कंडीशन से अभी मैं कंसिडर कर रहा, कहाँ पे आ गया, P2 V2, मतलब ये पाथ फॉलो करके वो क्या हो गया, 1 से 2 आया। क्लियर है। 1 वाले पॉइंट से 2 वाले पॉइंट पे आया, कौन सा, ये वाला पाथ फॉलो करके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसा मैंने एक एक वेट निकाला था, अभी वैसे ही क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक वेट को उसके ऊपर में रख रहा हूँ। अभी मैं इसके ऊपर में वेट रखूंगा तो क्या होगा, ऊपर का फोर्स बढ़ेगा, नीचे का फोर्स कम हो गया। तो वो पिस्टन को क्या करेगा, नीचे साइड में दबाएगा, नीचे साइड में दबाएगा, कब तक के दबाएगा, जब तक कि ये गैस का प्रेशर क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। तो ये पॉइंट से पहले ये वाले पॉइंट पे चले जाएगा, फिर से वही पाथ से, फिर ये वाले पॉइंट पे जैसा जैसा मैं वेट रखूंगा और एक टाइम पे जितने पूरे वेट मैं रख दूंगा तो ये क्या होगा, ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाले प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जिस पाथ से गया उसी पाथ से वो क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, और वापस हो रहा है, और क्या हो रहा है, उसके कारण से अपना जो सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं गिर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अपन, कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको अपन, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है। तो जो स्पॉन्टेनियसली नहीं होते, जो जल्दी से नहीं होते, जो धीरे धीरे होते हैं, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये वेट निकालेंगे तो कुछ टाइम लगेगा उसको धीरे उसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए, मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का प्रेशर इक्वल आने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है कि जो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वापस आएगा अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन पे, और सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर में कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरेगा, उसको बोलते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है। अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच कैनॉट बी रिवर्स बैक टू इज ओरिजिनल स्टेट। एक ऐसी प्रोसेस जो अपना रिवर्स नहीं आ सकती है ओरिजिनल स्टेट के ऊपर में, पाथ फॉलोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पाथ फॉलो किया था वो डायरेक्शन वाला पाथ भी फॉलोड नहीं करेगा, और हो सकता है कभी कभार वो जो अपना फाइनल पोजीशन है उसी पोजीशन के ऊपर में आ जाए, पर हो सकता है कि उसका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा उसके इसमें चेंज आएगा। उस वाले इसको बोला जाता है कौन सा, अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे अपन ने बलून का एग्जांपल लिए थे, सेम वही एग्जांपल लेते हैं अपन। पहले बलून नॉर्मल पोजीशन पे उसको फील कर रहे हैं, उसके अंदर में एयर फील कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा एयर फील कर दी है कि बलून ब्लास्ट हो गया। अभी ब्लास्ट हो गया तो उसमें की एयर तो निकल गई, वो इनिशियल पोजीशन पे तो आ गया, उसका प्रेशर और एयर, उसका प्रेशर क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन पे तो आ गया है। पर क्या अपन बलून वो फाइनल इनिशियल इसमें आ गया क्या, उसका स्टेट वही जो पहले की स्टेट थी वो आई क्या, नहीं आई। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल है, यहाँ पे अपना क्या है, कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर में गैस फिल है, गैस क्या हो रही है, प्रेशर लगा रही है। उसके बाद में अपन ने इसके ऊपर में क्या कर दी है,
वेट लगा दिए, ये वेट के कारण से जो ऊपर का फोर्स है और जो नीचे का फोर्स है वो सेम होने के कारण से अपना पिस्टन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये वाली अपनी कंडीशन बता रही है कौन सी, P1 कंडीशन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक एक वेट निकाल रहा हूँ। तो ये वाली कंडीशन आ गई मेरी P2 कंडीशन। पर अभी मैं इस वाले कंडीशन में पहले वाले रिवर्सिबल में क्या कर रहा था, जैसा मैं वेट निकाला था एक एक वैसे ही मैं वेट क्या कर रहा था, रख रहा था। अभी इस वाले केस में वैसे नहीं कर रहा, अभी क्या कर रहा मैं वेट एकदम से पूरे जितने वेट है पूरे के पूरे वेट इसके ऊपर में रख दिया। अभी पूरे के पूरे वेट इसके ऊपर में रख दिया तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो ये जो पोजीशन है, ये जो यहाँ पर आना चाहिए था वो यहाँ से कहाँ चले गया, अपने पाथ से भटक गया। तो इस वाले इसको बोलते हैं अपन कौन सा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो अपने फाइनल स्टेट के ऊपर में, जो ओरिजिनल स्टेट है उसके ऊपर में नहीं जा रहा है, उस वाले चीज़ को बोलते हैं अपन कौन सा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर कभी कभार वो अगर अपने उस वाले इस पे भी गया तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ तो भी चेंज आएगा, उस वाले इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फैक्टर मेकिंग द प्रोसेस इरिवर्सिबल। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाते हैं, जो उसके ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आने देते, या सिस्टम या सराउंडिंग में उसका इफेक्ट गिरता है। तो सबसे पहला है प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन। जहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है वहाँ पर अपना क्या वहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। उसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक स्लाइडर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक 1 पॉइंट है। ये 1 पॉइंट से क्या हो रहा है, उसको 2 वाले पॉइंट के ऊपर में जाना है। तो 2 वाले पॉइंट के ऊपर में जाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्क लगाना पड़ेगा। अगर अपने ब्लॉक को क्या कर दिए, सिस्टम कंसिडर कर दिए, तो अपन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, अभी वर्क कर रहे हैं। मतलब वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को वर्क दे रहे हैं। तो -30, सपोज इसको -30 अपन ने क्या कर दिए, वर्क दिए। अभी ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक के जाएगा। तो जब ये जाएगा तो ये जो ब्लॉक है, ये जो स्लाइडर, ये एक स्लाइडर है, इसके बीच में क्या होगा, उसका फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने के कारण से यहाँ पे क्या होंगी, हीट प्रोड्यूस होंगी। और हीट प्रोड्यूस होने के कारण से ये सिस्टम से हीट जाएंगी किसको, सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग में अपनी ये हीट गई, सपोज करते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई, तो यहाँ पे 30 हीट गई। क्लियर है। अभी ये 1 से 2 तक के गया तो ये एक पाथ फॉलो करा उसने। अभी उसको 2 से 1 पे आना है, 2 से 1 पे आना है। तो वो उसी पाथ से तो वापस आ रहा है, वो क्या हो रहा है, उसी पाथ से वापस आ रहा है। पर अभी अपने को इसको वर्क करना पड़ेगा क्या, ये स्लांट डायरेक्शन में, तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा अपना, वर्क इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। पर ये जब इसके ऊपर में स्लाइड करके वापस आएगा तब भी इसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने के कारण से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और तब भी सिस्टम से क्या होंगी, अपनी जाएंगी किसको, सराउंडिंग को। सराउंडिंग को हीट जाएंगी। तो फिर से सोच रहे हैं कि अपने यहाँ पे हीट जा रही है कितना, 30 किलो जूल। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क कितना किया अपन ने, -30। वर्क कितना किया, -30। और अपना हीट कितना प्रोड्यूस होगा, -60। तो ये दिख रहा है अपने को कि सिस्टम में वो अपना इनिशियल पोजीशन पे तो वापस आ गया, 1 से 2 जहाँ पर गया था, 2 से 1 वही पाथ से वापस आया। पर अपन ने जितनी हीट वर्क दिया उतना ही ये हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना चेंज हुआ काय में, हीट ट्रांसफर में। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रोसेस इन्वॉल्विंग ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण से अपना क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो पूरी की पूरी सिस्टम में जा रही है। और उसके कारण से अपना प्रोसेस क्या हो जा रहा है, इरिवर्सिबल हो जा रहा है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ तो भी अपना इफेक्ट आ रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन ऑफ गैसेज और फ्लूइड। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन मतलब अपन किसी भी चीज को खुद से एक्सपांड नहीं हो रहे, उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं। तो उसके लिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया। ये कंटेनर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये इससे दिख रहा है आपको 2 पार्ट में, एक साइड में क्या अपना गैस है और एक साइड में अपना वैक्यूम है। तो अभी ये पहले गैस इधर साइड में है, इधर साइड में वैक्यूम है। उसको दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिए एक सेपरेटर डाल के। अगर मैंने ये वाले सेपरेटर को निकाल दिया, सेपरेटर को निकाल दिया तो क्या हो जाएंगे, ये जो गैस है ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देंगे किसका, अपने ये कंटेनर का पूरा क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देंगे। ये तो होगी अपनी नेचुरल प्रोसेस। पर अगर अभी मेरे को ये गैस को जितना पहले था वही पोजीशन पे लाना है और इधर वाले साइड में वैक्यूम बनाना है, तो ये खुद से हो जाएगा क्या, नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉम्प्रेसर लगाना पड़ेगा।
कॉम्प्रेसर क्या करेगा, उस गैस को कॉम्प्रेस करेगा, और कॉम्प्रेस करने के कारण से क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस करेगा, उसके बाद में ये गैस इस वाले पोजीशन पे आएगा और इधर साइड वैक्यूम का, और कॉम्प्रेस करने के कारण से ये जो गैस है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये गैस को अपने इनिशियल टेम्परेचर पे लाना है, तो इसको ये गैस को क्या करना पड़ेगा, हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अभी हीट को रिजेक्ट कर रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे चे इफेक्ट गिर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर में। तो ये एक कारण है, क्या है, इरिवर्सिबिलिटी, क्या क्या अनरिस्ट्रिक्ट से एक्सपांशन ऑफ गैसेज। जब भी अनरिस्ट्रिक्ट एक्सपांशन ऑफ गैसेज या फ्लूइड होगा तब क्या होगा, अपना प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्लूइड। अभी अपन ने दो डिफरेंट फ्लूइड को मिक्स कर रहे हैं, जैसा इसी का पहले वाला एग्जांपल है, जिस साइड में वैक्यूम था अभी अपन ने उस साइड में गैस बी फिल कर दी है। अभी मैं पार्टीशन हटा दिया तो क्या हो जाएगा, गैस ए और गैस बी दोनों एक दूसरे के साथ में नॉर्मल पोजीशन से नॉर्मली नेचुरली क्या हो जाएंगे, अपना मिक्स हो जाएंगे। पर जब मैं वो पार्टीशन डाल दूंगा तो क्या गैस ए और गैस बी दोनों एक खुद ब खुद सेपरेट होंगे, क्या नहीं, मेरे को यहाँ पे कोई तो भी एक प्रोसेस करना पड़ेगा जो क्या करेगा, गैस ए और गैस बी को सेपरेट करेगा। और उस वाले टाइम पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा और सेपरेट करूंगा, कुछ प्रोसेस करूंगा इसके ऊपर में, तो ये अपना गैस ए और गैस बी क्या हो जाएगा, अपना इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा गैस ए और गैस बी के अंदर में। तो ये भी एक कारण है कि अपना काय का रिवर्सिबल होने का। तो अभी तक के अपन ने जो भी चीज देखे, ये क्या हो रहा था, इंटरनली हो रहा था, ये क्या हो रहा था, इंटरनली, जैसा फ्रिक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, इंटरनली सिस्टम के कारण से। उसके बाद में दोनों फ्लूइड का मिक्सिंग जो हो रहा है उसके कारण से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंटरनली हो रही है। इसके पहले अपन ने देखे थे कि ये अनरिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस उसके कारण से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वो क्या हो रहा था, इंटरनली हो रहा था, इसलिए इसको बोला जाता था इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। इस वाले इसको बोलते हैं अपन क्या, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अभी नेक्स्ट जो है अपना हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या, कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो बॉडी के बीच में वो कम है, फाइनाइट है। तो अपने को पता है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर में क्या होगा, हीट फ्लो होती है। पर लो से अगर मेरे को हाई में फ्लो कराना है तो मेरे को यहाँ पे बीच में एक कोई तो भी सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसको बोलता हूँ मैं रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर लगाऊंगा, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, नेट वर्क उसको ट्रांसफर करूंगा, तभी मेरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट क्या होंगे, यहाँ से हीट निकलेंगे और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे जाएंगी। पर अपन पता है कि इस वाले जो इसको लेते हैं, इसको क्या लेते हैं अपन, इसको सोर्स लेते हैं और इसको सिंक लेते हैं। अगर ये दोनों के बीच में का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, ये दोनों के बीच में का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कम है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा उतना क्या होगा, अपना ये जो हीट ट्रांसफर होगा वो कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा। तो ये भी एक चीज है क्या, कि हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से भी क्या होता है, अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर है। तो अभी तक क्या आज अपन ने देखे, क्या इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़े, उसके बाद में कंसेप्ट पढ़े काय का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का, और कौन कौन से कारणों से प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है वो चीज़ पढ़े। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली एमएसबीटी में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट आर इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में डिफाइन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। फिर उसके बाद में स्टेट द फैक्टर मेकिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है। सो थैंक यू। अगर आपको किसी को भी कुछ डिफ़िकल्टी है इस वाले आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।